जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में लुसेंट का निचोड़ केमिस्ट्री के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का धमाका क्लास लेके आया हूं। और इसके पहले 1000 फिजिक्स में आपको अवेलेबल करवा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो लास्ट में वीडियो आइकन दिखेगा। जरूर से जरूर 1000 फिजिक्स देखिए भाइयों, क्योंकि पूरा बुक आप पढ़िए तो बहुत ही बोरिंग फील होगा। बहुत ही मेहनत करके एक एक लाइन पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इजी से इजी, हार्ड से हार्ड निकल सकता है, उसे यहां से कलेक्ट करके आप सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आप सभी को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस कैपिटल में लिखें। सेम जो लोगो यूट्यूब चैनल का है वही है, वो ज्वाइन करें और रेगुलर चैप्टर वाइज मैथ का, सेट प्रैक्टिस का और इस प्रकार साइंस का आप पीडीएफ प्राप्त करें। मेनली रूप से मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन साइंस में मैंने आपसे वादा किया था कि इतना तो कर ही दूंगा कि 80% क्वेश्चन आप बना के आओगे, जिसमें 1000 फिजिक्स मैं पहले ही दे चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं जानते डिस्क्रिप्शन में जाके देखें उस वीडियो को और उसका पीडीएफ भी प्राप्त करें। इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा। बस रेगुलर आप हमारे साथ बने रहिए। किसी भी एग्जाम को देने जाएं तो उससे पहले इसे आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और आग के तरह इस वीडियो को फैलाएं। जितना अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे उतना एनर्जेटिक होकर आपको मैं कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। और आगे भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नया एप्लीकेशन आ गया है। पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम भी था, इसमें काम चल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट एप्लीकेशन होने वाला है। आप प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या प्ले स्टोर पे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिखें, सेम लोगो देख के आप इसे इंस्टॉल करें। जो भी विद्यार्थी इंस्टॉल करें 5 स्टार रेटिंग देके अपना विचार जरूर कमेंट करें। इसमें मात्र 199 रुपया मैंने लगाया है, जो यूथ मैथ का 29 चैप्टर का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन दिया है मैंने। 5 बुक बनाने से बेहतर है इस बुक को आप 5 बार बनाओगे तो सिर्फ रेलवे ही नहीं, अदर किसी भी एग्जाम में आपके सामने मैथ आंख नहीं उठाएगा भाइयों। तो जरूर से जरूर इसे इंस्टॉल करें। रजिस्टर पर टच करके नाम, ईमेल, फोन नंबर, अपने मन से कुछ भी 6 अंक का पासवर्ड डालें, उसे याद भी रखें। और लॉगिन करने के बाद फिर आप बाई कर सकते हैं। 499 में लाख टके का कोर्स दे रहा हूं। 1 साल वैलिडिटी है, जिसमें बेसिकली मैथ, आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट से मैथ, प्रैक्टिस सेशन और सेट प्रैक्टिस, आगे आने वाले समय में जितना भी कोर्स 1 साल तक लॉन्च होगा उसका कोई फी नहीं लगेगा। मात्र 499 पेड कर सकते हैं। नहीं भी पेड करिए तो भी बहुत सारा फ्री डेमो क्लास यहाँ मिलने वाला है, और पीडीएफ प्राप्त करना भी आगे चल के आसान हो जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर इंस्टॉल करें। और इसमें 199, इसको थोड़ा सा आप जब इंस्टॉल करने के बाद इधर स्क्रॉल करोगे तो 199 रुपया वाला भी पेड करने का ऑप्शन आएगा, जिसे पेड करके आप आराम से सारा 29 के 29 चैप्टर आप उड़ा सकते हो। साथ ही साथ रीजनिंग का भी मेन चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन दिया। यहाँ देखिए मैंने स्पेशली लिख दिया कि सिलेक्शन चाहिए तो इन पुस्तकों को चाट जाओ। आप चाट जाओ तो मुंह से, जीभ से नहीं चाट जाओ, बल्कि इसे पढ़कर चाट जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे पहले मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं। 3200 का 1 से लेकर 3285 तक सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, बिल्कुल फ्री। 2700 का भी 1 से 2722 तक संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा, ताबड़तोड़ फास्ट और सही भी। इसका मैंने मात्र 199 लगाया है। सिर्फ ये नहीं कि आपको मैं ठग रहा हूं, बल्कि उससे मैं और बेटर आपको कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं आपकी मदद से। तो जरूर आप 199 पेड कर सकते हैं, या 499 पेड करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। 199 में 6 मंथ वैलिडिटी है, यूथ का संपूर्ण सॉल्यूशन। और इसका भी सॉल्यूशन मैंने 1400 तक करवा चुका है, इसका 450 तक। इसका भी चैप्टर वाइज मेन चैप्टर मैं करवा ही रहा हूं। तो यदि आप सभी का अधिक से अधिक सहयोग रहा, अधिक से अधिक बच्चे तेजी से जुड़े, तो ग्रुप डी के एग्जाम के पहले इसका भी मैं संपूर्ण सॉल्यूशन एक प्रैक्टिस के रिव्यू से जरूर दूंगा, ताकि आपका मैथ रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार केमिस्ट्री का क्लास। 1000 प्रश्न को धुआं धुआं करने वाले हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए बस। और अच्छा लगे तो दबा के लाइक और कमेंट भी ठोकें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आग के तरह इसे फैलाएं, क्योंकि इतना बेटर ढंग से सजा के टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी रूप में आपके सामने कोई पेश नहीं किया होगा। आइए शुरू करते हैं।
तो आइए शुरू करता हूं आज का धमाका। बड़ा ही मजेदार ढंग से मैं फिर से पहले ही बता दूं कि कंसंट्रेट होके पूरा क्लास जरूर देखें। क्लास तो लंबा होगा क्योंकि 1000 प्रश्न है और आपको समझाते और सिखाते भी चलना। जीरो लेवल से मैं क्वेश्चन को उठाया हूं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो आइए पहला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन सभी पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग तथा उसमें होने वाले परिवर्तन जिनसे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसका अध्ययन जो है रसायन विज्ञान कहलाता है। ये तो रसायन विज्ञान का डेफिनेशन हो गया भाइयों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? लेवासियर या लेबोजियर भी लिखा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी पहले से जानते हैं, इसलिए एक एक बार मैं बोलते चलूंगा। अगला है किसने ये कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? कणाद, और उसे परमाणु कहते हैं। महान ऋषि कणाद ने कहा था कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं सभी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। ये कणाद ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है क्या कहलाता? तत्व कहलाता है। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। विसरण बहुत अधिक होता है, इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है तथा कोई पृष्ठ मतलब इसका कोई पृष्ठ नहीं होता। यह किसका गुण है? तो गैसों का गुण है। विसरण यानी फैलाव अधिक होता है, इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है तथा कोई पृष्ठ नहीं होता। यह गैस का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 7वां कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ के पहले हम लोग जान रहे थे 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है भाइयों, 46.60%। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व 78%। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन, 27.72%। पृथ्वी तल पर पहला सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.60%, दूसरा सिलिकॉन 27.72%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु बोले तो एल्युमिनियम, और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन, लेकिन तत्व में तीसरा स्थान है एल्युमिनियम का 8.13%। अगला क्वेश्चन बनता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनता है मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग है 65%। सबसे ज्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन ही होता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाइयों कि मानव शरीर में कार्बन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 18%। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा का कितना परसेंट पाया जाता है? 18%। आगे कहता है वह ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे गैस बन जाता है क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापातन, जैसे आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, इस सबको गर्म करिए तो सीधा गैस बन जाएगा, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने की विधि को रवाकरण कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अकार्बनिक ठोस को अलग करना उस विधि को रवाकरण। जैसे शर्करा नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? तो रवाकरण विधि से अलग करते हैं। ठोस को अलग करने की विधि रवाकरण विधि। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक हो तो उसके मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? आसवन विधि से। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक हो तो आसवन विधि से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैसे मिश्रित द्रव जिसके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो उसे आंशिक आसवन या परभाजी आसवन विधि। आपने क्या देखा कि वैसे दो द्रव जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक हो तो उसे आसवन विधि, और जिसके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो आंशिक आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, कच्चे तेल में शुद्ध पेट्रोल, कच्चे तेल में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोल, तार
कोल तार जिसे आप अलकतरा कहते हैं अपने भाषा में, आदि को पृथक किस विधि से किया जाता है? आंशिक आसवन विधि से, आंशिक आसवन विधि से। अगला, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं, मतलब जल में तो नहीं घुलते हैं लेकिन भाप के साथ वो उड़ जाते हैं, इस प्रकार के मिश्रण को किस विधि से? तो भाप आसवन विधि। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं भाप के साथ, तो भाप आसवन विधि। गन पाउडर धातुओं के अपमिश्रण उदाहरण है ठोस में ठोस का मिश्रण। गन पाउडर धातुओं के अपमिश्रण उदाहरण है ठोस में ठोस का मिश्रण। अगला है कि धुआं उदाहरण है गैस में ठोस का मिश्रण। धुआं किसका उदाहरण है भाइयों? गैस में ठोस का मिश्रण। धुआं उदाहरण है गैस में ठोस का मिश्रण। जल क्या है? तो जल यौगिक है किसका? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का यौगिक है जल। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? बड़ा ही मजेदार है, कह रहा है वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। अगला है कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? उस विधि को कहते हैं एटमोलाइसिस। दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग करते हैं। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। 30 है, पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने के फलस्वरूप पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम जाता है। पदार्थ में जब हम कोई अशुद्धि मिलाएंगे तो हिमांक और द्रव्यमांक कम जाएगा, लेकिन आगे पढ़िएगा क्वथनांक बढ़ जाएगा। आगे पढ़िए। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि जिन पदार्थ का आयतन गलने पर बढ़ता है उनका द्रव्यमांक दाब बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ जाता है। देखिए, जिन पदार्थों का आयतन गलने पर बढ़ेगा उनका द्रव्यमांक या गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ेगा। मतलब जब गलाएंगे तो आयतन जिसका बढ़ेगा, दाब बढ़ने से द्रव्यमांक भी बढ़ेगा। जैसे मोम हो गया, तांबा हो गया, ये सब गलने पर आयतन बढ़ता है। आगे देखिए, जिन पदार्थों का आयतन गलने पर घटता है उनका द्रव्यमांक बढ़ने से क्या होता है? दाब बढ़ने से द्रव्यमांक क्या होता है? घटता है। मतलब समझिए, जिसको जब आप गलाइएगा तो गलने पर आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर उसका द्रव्यमांक भी बढ़ेगा, और गलने पर आयतन घटेगा तो दाब बढ़ने पर द्रव्यमांक भी घटेगा। जैसे बर्फ गलता है तो उसका आयतन घटता है, ढलवा लोहा गलता है तो आयतन घटता है। ये सब हो गया। अगला है किसी ठोस को उसके द्रव्यमांक पर गलने के लिए उष्मा को की आवश्यकता होती है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। किसी ठोस को उसके द्रव्यमांक पर गलने के लिए एक उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस पदार्थ का गुप्त उष्मा कहते हैं। कमाल की बात है। आगे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब जिस समय क्वथनांक नहीं होता है, जैसे ठेठ भाषा में बोले कि खौलता नहीं है, उसके पहले ही भाप होना शुरू हो जाता है, उसी को वाष्पन कहते हैं। किसी पदार्थ को क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगी। तेजी से होगी, ध्यान रखना, जितना क्वथनांक कम होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगी। किसी द्रव का ताप क्षेत्रफल, ताप तथा क्षेत्रफल जितना अधिक होने पर वाष्पन की क्रिया उतनी तेजी से होगी। किसी द्रव का ताप तथा क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगी। अगला है, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगी। यहाँ पे क्या समझे कि क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन तेजी से होगी, ताप और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगी, पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगी। अब आइए, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन घटेगी। वाष्प का दाब जितना बढ़ेगा वाष्पन घटेगी। आगे, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, फिजिक्स में ही पढ़े थे। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर देखिए, दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ता है, खाना जल्दी बनता है। दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। जैसे पहाड़ पर देखिए, दाब घटता है तो क्वथनांक घटने के कारण खाना देर से बनता है। तत्व का छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु। आगे बढ़िए भाइयों, एक एक क्वेश्चन जहर है जहर। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु। मतलब परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, परमाणु। जो स्वतंत्र रह सकता है, अणु। एवोगाड्रो संख्या, कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु को एवोगाड्रो संख्या या 1 मोल कहते हैं। फिर से, कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु रहेगा तो वो एवोगाड्रो संख्या कहलाएगा।
परमाणु मुख्यतः कितने मूल कणों से मिलकर बनते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन आप पहले से जानते हो भाइयों। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। लेकिन अभी तो मजा बाकी है भाइयों, मजा बाकी है। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेटर ढंग से पता चले। देख लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक तो मैं बोल ही चुका हूं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। किसने? मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सभी जानते हैं ऋणात्मक होता है, लेकिन इसका निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाइयों। आगे कहता है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का उदासीन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इसे याद रखना है। 9.1095 गुने 10⁻⁻28 ग्राम या 0.005486 AMU। इसे याद कर लेना है। 9.1095 गुने 10⁻⁻28 ग्राम, जैसे भी याद हो जाए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 गुने 10⁻⁻24 ग्राम, इसे भी ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749 गुने 10⁻⁻24 ग्राम या इतना AMU। एक बात जान लीजिए, यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI जहर क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से किन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, क्योंकि देखिए 1.6726 और 1.6749, बाकी इधर 10⁻24 10⁻24, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ध्यान रखना भाइयों। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को किसने निर्धारण किया था? देखा आपने पीछे मिलिकन ने, लेकिन इसका तरंग प्रकृति डी ब्रोगली ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। आगे देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा ही मजेदार है। चलिए मैं इसे ऐसे ही कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इधर उधर भाग जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। विशिष्ट मूल कण का नाम बोसॉन किसके नाम पर पड़ा? तो सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर ही विशिष्ट मूल कण का नाम बोसॉन दिया गया भाइयों। आगे कहता है, द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने। द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में किया। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होता है? 5वां भाग। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन जो होता है प्रति मिलियन 5वां भाग। आगे, किसी परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प भाग में केंद्रित रहता है, उसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। परमाणु का नाभिक। आगे, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, और जबकि नाभिक की त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो परमाणु की त्रिज्या अधिक हो गया और ये कम हो गया। जितना पावर माइनस में ज्यादा होगा उतना कमते जाएगा। तो परमाणु की त्रिज्या याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। इसे एक फर्मी भी कहते हैं। आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमता है, उसे कक्षा कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस में ही, नाभिक के अंदर ही, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं भाइयों। आगे, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है, संयोजकता कहलाता है। उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। बड़ा एक कमाल का क्वेश्चन है। कहता है, किसी भी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। परमाणु के मूल कण जिन कणों के मिलने के कारण बनते हैं, उन्हें क्वार्क कहा जाता है। परमाणु के मूल कण जिन कणों के से मिलने से बनता है, क्वार्क कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है। किसी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है।
आगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या। आप क्या समझे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, लेकिन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होगा वो होगा द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार है 68। एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक आइसोटॉप्स कहलाता है। एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक आइसोटॉप्स, यानी परमाणु संख्या समान तो समान स्थान पर होगा तो समस्थानिक। अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो समभारिक। द्रव्यमान मतलब एक तरीका से भारी हो गया तो समान भार तो समभारिक, और समान संख्या तो समस्थानिक। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, ऊपर नीचे वाला परमाणु संख्या को, ऊपर परमाणु द्रव्यमान को। तो ऊपर में देख रहे हैं कि 40 40 40 सब में सेम है। आगे बढ़ते हैं भाइयों, एक एक क्वेश्चन जहर है, छोड़ना नहीं है। भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। सम न्यूट्रॉनिक, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि SI है, P है, सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर है, ये सभी है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 16 दिया है, मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक। आगे, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो उन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे देखिए यहाँ पे दर्शाया गया नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। सारा का आप लोग को तो प्रतीक याद ही होगा। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है 6.623 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। प्लांक स्थिरांक का मान होता है भाइयों 6.623 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उस त्रिविमीय संख्या को कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। आगे, किसी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूपेण वर्णन करने के लिए चार संख्याओं के एक समूह का उपयोग होता है जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूपेण वर्णन करने के लिए चार संख्याओं के एक समूह का उपयोग होता है जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। आगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं, इलोट्रोप्स, अपरूप कहते हैं। अपरूप कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरूप। आगे पढ़ते हैं, बड़ा ही मजेदार है। कहा जा रहा है कि परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की, फिर से किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। परमाणुविक नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणुविक नाभिक की खोज रदरफोर्ड। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाइल का नियम देखते होंगे, पानी जब वाइल होता है तो उल्टा पुल्टा होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वाइल का नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन किसके समानुपाती होता है, परम ताप के। अब परम ताप 273 डिग्री प्लस होता है, प्लस मतलब उससे ज्यादा कुछ भी। परम शून्य ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या तो 0 केल्विन भी उसको बोल सकते हैं परम शून्य ताप, या तो -273.15 डिग्री सेल्सियस भी देता है परम शून्य ताप। तो लगभग में -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। आगे बढ़ते हैं भाइयों, नेक्स्ट है, कहता है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। हाइड्रोजन गैस की विस्तरण की गति ऑक्सीजन की गति से 4 गुनी अधिक, मतलब फैलाव जो होता है 4 गुनी अधिक होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से। पसीना निकलना कैसी अभिक्रिया है, उष्माग्राही अभिक्रिया। बोर्ड 5 किससे संबंधित है, 5 मिनट में जैव रासायन ऑक्सीजन की मांग। बोर्ड 5 विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर, ये तो फिजिक्स में भी पढ़े। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मुक्त होना अधिक से अधिक ओजोन परत को क्षय करता है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। आगे, कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, O2। O2 जो होता है डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि मेंडलीफ ने आवर्त का नियम कब दिया था, 1869 में। मेंडलीफ का आवर्त नियम कब आया था, 1869 में। किस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है, मेंडलीफ के, और इसीलिए इनका पूरा सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है, जबकि अभी वाला आधुनिक मोसले वाला जो है जो परमाणु संख्या पर है।
आगे मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने आवर्त? 9 वर्ग 7 आवर्त, 9 वर्ग 7 आवर्त है मेंडलीफ के। मेंडलीफ या मेंडलीफ भी लिखता है। जर्मन रसायनज्ञ डाबेरॉनर ने त्रिक नियम कब दिए थे? 1817 में। हालांकि उनसे पहले ही और भी वैज्ञानिक ने तत्वों को सजाने का प्रयास किया, जिसमें जर्मन रसायनज्ञ जर्मन वैज्ञानिक डॉबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था 1817 में। तो यहाँ पूछ सकता है कि त्रिक नियम किसने दिया था? डॉबेराइनर ने, याद रखिएगा। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत 8 घर बनाया था और इनके अनुसार न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत के अनुसार कितने तत्वों की परिकल्पना की थी? 56 तत्व। तो यहाँ 3 सिद्धांत तो आ गया। सबसे पहले 1817 में डॉबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, फिर 1866 में अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया, फिर 1869 में मेंडलीफ ने दिया क्या? आवर्त नियम, लेकिन उनका परमाणु भार पर आधारित था। हालांकि उसी में सुधार करके फिर मोसले ने इनको तैयार किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या। जबकि मेंडलीफ वाला जो था परमाणु द्रव्यमान पर था, यहाँ परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग एवं आवर्त हैं? तो आधुनिक में 18 वर्ग 7 आवर्त, 18 वर्ग 7 आवर्त, 18 वर्ग 7 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों को आवर्त कहते हैं। जैसे इस प्रकार से जो कतार बना हुआ होता है इसको कहते हैं आवर्त, और जो इस प्रकार से खड़ा वाला जो होता है इस प्रकार से इसे कहते हैं वर्ग, याद रखना। तो ऐसे खड़ा वाला गिनोगे, खड़ा वाला तो ये 18 को होगा, भले उसे 1A 1B करके बनाया गया है, लेकिन ये वाला गिनोगे तो 7 होगा। तो आवर्त 7 और वर्ग 18। फिर से आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग? 18 और आवर्त 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र जो खड़ा वाला रहता है, मतलब ये 36 इस प्रकार से बना रहता है, इसे कहते हैं क्या? आवर्त। और उदग्र जो इस प्रकार से बना हुआ रहता है 18 को, इस प्रकार से इसे कहते हैं वर्ग। तो यहाँ पे दे भी दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र कतारों को वर्ग कहते हैं। अब मजा की बात यहाँ है, यहाँ याद करना है भाइयों। 100वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 ही तो पहले याद कर लो। अब धातु अधातु उपधातु में बांटोगे तो धातु 91 अधातु 18 उपधातु 9। 91 18 9 धातु, 91 अधातु 18 उपधातु 9, मिला के 118 हो गया। फिर से यहाँ पे समझते हैं। पहली बात तो बोला आधुनिक आवर्त सारणी में कुल संख्या, तो ये तो 118 याद ही रहेगा। इसमें धातु 91 अधातु 18 उपधातु 9। अब प्रकृति पर बांटना हो, ठोस पर, तो ठोस 70, द्रव 2, उसमें भी क्या है? पारा है और ब्रोमीन है। जैसे द्रव धातु एकमात्र पारा है और द्रव अधातु एकमात्र ब्रोमीन है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। और गैस 12 है, मतलब ठोस 70, द्रव 2, गैस 12, 34 ऐसा है जो पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता, ठीक है ना। कृत्रिम रूप से भले उसको बनाया जा सकता है लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। टोटल 118 तत्व, धातु 91 अधातु 18 उपधातु 9, एकदम लिख के याद कर लेना है। ठोस 70, द्रव 2, गैस 12, 34 पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? अगला क्वेश्चन यही बन रहा है। प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य होता है क्षार धातु, अल्कली मेटल जिसे कहते हैं, अपवाद में हाइड्रोजन को छोड़ के। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस, मतलब इस प्रकार से जो आवर्त बना हुआ है, पहला आवर्त फिर दूसरा, ये आवर्त जो बना हुआ है, तो प्रथम होता है क्षार धातु, अंतिम होता है अक्रिय गैस। क्लियर है? इनर्ट गैस याद रखना है। एक एक क्वेश्चन जहर है, जहर फैला दो जोर से। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेके 71 तक को किस ग्रुप में रखा जाता है? लेंथेनाइड ग्रुप। एक्टिनाइड ग्रुप का नाम आपने सुना होगा। तो 58 से 71 लेंथेनाइड ग्रुप और 90 से 103 एक्टिनाइड ग्रुप। 58 से 71 लेंथेनाइड ग्रुप, 90 से 103 एक्टिनाइड ग्रुप। दुर्लभ मृदा धातु
दुर्लभ मृदा धातु के नाम से किसे जानता है? लेंथेनाइट ग्रुप को जाना जाता है। लेंथेनाइट ग्रुप 14 में है। स्कैंडियम तथा इट्रियम, इसको जाना जाता है क्या? दुर्लभ मृदा धातु। दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातु का उपयोग क्या होता है? तो दुर्लभ मृदा धातु का उपयोग किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, जैसे डिस्क ड्राइव हो गया, MP3 प्लेयर्स हो गया, डिस्प्ले हो गया, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन, ये सब में दुर्लभ मृदा धातु का प्रयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा भंडारों के मामले में प्रथम स्थान पर है चीन, दूसरा ब्राजील, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा भारत, पांचवा अमेरिका। दुर्लभ मृदा के भंडारों में प्रथम स्थान पर चीन है। देखते होंगे चाइनीज जो होता है चिप्स मिल जाता है, मोबाइल सस्ता मिल जाता है, तो सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथा नंबर पर भारत, उसके बाद अमेरिका। वर्ग 2A के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2A के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 15 या उसी को 5A बोल सकते हैं। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिने तो टोटल 18 होगा, लेकिन उसी को 1 से लेकर 7 8 तक A या फिर 1 से B ऐसे करके बांट दिया है। तो यहाँ देख लो, वर्ग 15 या 5A के तत्वों को कहते हैं निकोजेंस, अर्थात खाद बनाने वाले तत्व, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब निकोजेंस कहलाते हैं। तो याद रखना है, वर्ग 15 या 5A के तत्वों को निकोजेंस कहते हैं, खाद बनाने वाले, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। आगे वर्ग 16 या 6A के तत्वों को कहा जाता है चेल्कोजेंस, अर्थात अयस्क बनाने वाले, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेलेनियम, इस प्रकार से करके होता है चिल्कोजेंस। तो याद रखिएगा, वर्ग 15 के या 5A के तत्वों को कहते हैं निकोजेंस, खाद बनाने वाले, और वर्ग 16 या 6A के को कहते हैं चिल्कोजेंस, अयस्क बनाने वाले। आगे वर्ग 7A या वर्ग 17 बोल सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में 17 लिखा गया, तो वर्ग 17 या 7A के तत्वों को कहते हैं हाइलोजेंस। हाइलोजन 7A या वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC, आगे भी, तो जो भी है वर्ग 7A के तत्वों को हाइलोजेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। 1B वर्ग 1B या वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, क्वाइन मेटल कहते हैं, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सभी है, जैसे अर्जेंटम होता है, औरम होता है, ये सभी, ये Cu कॉपर हो गया, Ag चांदी हो गया, Au सोना हो गया, ये सभी को मुद्रा धातु कहते हैं, ठीक है ना, क्वाइन मेटल। एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं? वर्ग ए से लेके वर्ग 1A तथा वर्ग 11A। ये आप जब देखिएगा आवर्त सारणी तो पता चलेगा, दर्शाया रहता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आते हैं वर्ग 1A और 11A, या तो उसको वर्ग 1 और 2 भी बोल सकते हैं। एस ब्लॉक में के तत्व साधारणतः किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं? रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एस ब्लॉक के तत्व रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही मजा का 1000 क्वेश्चन, एकदम दिल थाम के बैठिए, सभी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। किस ब्लॉक के सभी तत्व ठोस धातु होते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के सभी तत्व ठोस धातु होते हैं। अपवाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैसीय अधातु है, लेकिन बाकी एस ब्लॉक के, किस ब्लॉक के सभी तत्व ठोस धातु होते हैं? एस ब्लॉक के, हाइड्रोजन को छोड़ के। आगे वर्ग 3A और वर्ग 8, जिसको आप वर्ग 0 भी कह सकते हैं, तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में वर्ग 3A से वर्ग 8 यानी 0, वर्ग 0 भी उसको बोलते हैं, तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। 0 से लेकर 17 तक नंबर किया गया, इसलिए इसको 0 रखा गया, इसलिए 17 होते हैं वर्ग। आगे आगे कहता है 117 किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व धातु, अधातु, उपधातु पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में सभी प्रकार के धातु, अधातु, उपधातु पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। बोरॉन, एस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन यहाँ हो जाएगा बीओ, तो यहाँ पर हो जाएगा एस नहीं होगा, एस सल्फर के लिए आता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस इसी को याद रखें। आर्सेनिक और टोल्यूरिन, ये सभी कैसा तत्व है? ये सभी उपधातु है। ये सभी क्या है? उपधातु है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। SI सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? अर्धचालक के रूप में। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक के रूप में। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाने से किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? तथा फास्फोरस मिलाने से किस प्रकार का? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम एल्युमिनियम मिलाते हैं तो P टाइप का बनता है, और जब हम इसमें फास्फोरस मिलाते हैं तो N टाइप का। बड़ा मजेदार है, यहाँ अर्धचालक बनाना है तो सिलिकॉन जर्मेनियम में जब एल्युमिनियम मिलाते हैं तो P टाइप का, और फास्फोरस मिलाते हैं तो N टाइप का बनता है।
किस ब्लॉक में सभी प्रकार ठोस द्रव्य एवं गैस, तो वही पी ब्लॉक। धातु, अधातु, उपधातु और ठोस द्रव्य एवं गैस पी ब्लॉक में। द्रव अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पारा है, यहाँ पे Hg होना चाहिए, धातु Hg। कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, कुछ कमियां रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं पारा है और ब्रोमीन है जिसको Br कहते हैं। मतलब द्रव अवस्था में तत्व पाए जाने वाला दो है, एक धातु है पारा और अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, 1b से 7b यानी 3 से 12 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। 3 से 12 तक रेगुलर जो वर्ग है डी ब्लॉक में रखा जाता है। किस ब्लॉक के सभी तत्व ठोस धातु होते हैं, ठोस धातु होते हैं डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के सभी तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण या परिवर्तन धातु, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, रंगीन एवं अनुचुंबकीय। जबकि पी ब्लॉक में देखे थे रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय, डी ब्लॉक में रंगीन एवं अनुचुंबकीय। आगे और मजा आएगा। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड ग्रुप के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया, एफ ब्लॉक में। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड ग्रुप के तत्वों को एफ ब्लॉक में। किसी तत्व का परमाणु आकार आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे, जैसे ये वर्ग हुआ, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। ध्यान रखना है। आगे, आवर्त सारणी में किसी तत्व के विद्युत धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। फिर से विद्युत धनात्मकता इस प्रकार से ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा, जबकि बाएं से दाएं ऐसे जाइएगा आवर्त में तो ऊपर से नीचे बढ़ेगा, इधर बाएं से दाएं जाइएगा आवर्त में तो घटेगा। मतलब जो वर्ग में बढ़ेगा वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। आवर्त सारणी किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त सारणी में किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो चूंकि विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है तो ऋणात्मकता घटेगा, और ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटेगा तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। कमाल हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की आयनन ऊर्जा घटती है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। कमाल है। आगे देखते हैं। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो वर्ग 7a या वर्ग 17 जिसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप जो आप देख रहे थे, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी जो होता है किसका होता है, अधिक क्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा तो क्लोरीन का। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का, याद रखना। किसका गलनांक निम्न होता है, निष्क्रिय गैस जो 8a वर्ग 8a है या वर्ग 18वां लास्ट वर्ग में है, इसका जो होता है निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस का गलनांक सबसे निम्न होता है। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक कुछ होता है, तो ये वर्ग 14 बोलिए या तो चौथा ए बोलिए 4a, 4a बोलिए या वर्ग 14 बोलिए, जैसे भी ऑप्शन में दे दे। इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है। निम्न होता है वर्ग 18 या 8a। आगे आइए। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है। तब ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ेगा तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटेगा। यही तो बोलने वाला है। आगे आइए। किसी भी एक वर्ग के सभी तत्व की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। एक ही वर्ग के सभी तत्व की संयोजकता समान होती है, याद रखना भाइयों। किसी तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है, सीजियम। सीजियम देखिए केमिस्ट्री फॉर्मूला और बोरिंग वाला है टॉपिक, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर CS होना चाहिए, सीजियम CS, ठीक है ना। तो किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है, सीजियम। सीजियम। आगे,
कहता सबसे अधिक प्रबल अपकारक है लिथियम, सबसे अधिक प्रबल अपकारक है लिथियम। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, धातु के ऑक्साइड रहेगा तो क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड रहेगा तो अम्लीय, याद रखिएगा। आगे है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है भाइयों, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी ओसामियम आगे आएगा। कौन सा अक्रिय गैस रेडियो सक्रिय तत्व होता है? रेडॉन, रेडॉन रेडियो सक्रिय है और अक्रिय गैस भी है। कौन सा हाइड्रोजन एक ऊर्ध्वपाती है? तो आयोडीन, पीछे भी आपको बताए थे एग्जाम्पल में भी। कौन सा तत्व अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? फ्लोरीन। कौन सा तत्व अत्यधिक क्रियाशील होता है? फ्लोरीन। आगे चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। बड़ा कमाल का क्वेश्चन इधर से, चट्टान की आयु ज्ञात करना है यूरेनियम 235। रक्त के थक्के का पता लगाना है सोडियम 24, सोडियम 24। रक्त कैंसर को नियंत्रित किया जाता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। ट्यूमर का पता लगाने में ऑर्सेनिक 74, ऑर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि के उपचार में आयोडीन 131, ऐसे भी आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है थायराइड, तो आयोडीन 131। ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32, ल्यूकेमिया के उपचार में। अरक्तता जो निमोनिया होता है उसका पता लगाने में लोहा 59, लोहा 59, ठीक है ना, फेरस। आगे बढ़ते हैं, अगला और कमाल का है, करा जब किसी बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा हो तो वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं उसको। जब किसी बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा हो तो वैद्युत संयोजी बंध। जैसे सोडियम में Cl मिला तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया, ठीक है ना, कमाल का है। आगे जिस घोलक का प्रवैधुत स्थिरांक उच्च होता है उसे ध्रुवीय घोलक कहते हैं। जैसे जल, जिस घोलक का जल का प्रावैधुक स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहते हैं। आयनिक यौगिक प्राय किसमें घुलनशील होते हैं? ध्रुवीय घोल में। आयनिक यौगिक प्राय होते हैं ध्रुवीय घोल में। द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च जलीय घोल विद्युत का सुचालक तथा आयनन की मात्रा उच्च, ये सभी किस प्रकार के यौगिक का गुण है? आयनिक यौगिक का गुण है। देखिए आपको बहुत सारे क्लास इस प्रकार के मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप क्वेश्चन से दर्शन होगा, आप भी खुश होइएगा, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है भाइयों कि द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च जलीय घोल विद्युत का सुचालक तथा आयनन की मात्रा उच्च, ये सभी किसका गुण है? तो आयनिक यौगिक का गुण है। किसी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाता है। किसी क्रिस्टल के आयनों को पूरी तरह से अलग कर देना है अनंत दूरी तक, उसके लिए जालक ऊर्जा की जरूरत होती है। किस प्रकार के यौगिक का गुण द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न ध्रुवीय घोलकों में नहीं बल्कि अध्रुवीय घोलकों में घुलनशील, इसका घोल विद्युत के कुचालक होते हैं। यह सहसंयोजी विद्युत के सुचालक वाला आपने देखा आयनिक यौगिक का गुण होता है, यह सहसंयोजी यौगिक का गुण होता है विद्युत का कुचालक। जब दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तो उनके बीच आयनिक या वैद्युत संयोजी बंधन बनता है। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तो आयनिक या वैद्युत संयोजी बंधन बनता है। आगे इसी पर, जब दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता कम हो तो उसके बीच ध्रुवीय सहसंयोजन। आपने क्या देखा कि जब विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तो आयनिक या वैद्युत संयोजी, जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम हो तो ध्रुवीय सहसंयोजन, और जब परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य हो तो सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध यानी अंतर काफी हो, अनंत हो तो आयनिक या वैद्युत संयोजी बंधन, अंतर कम हो तो ध्रुवीय सहसंयोजन, और जब अंतर कुछ भी ना हो तो सहसंयोजी बंध। आगे बढ़ते हैं, कमाल का क्वेश्चन, किस यौगिक में हाइड्रोजन का बंधन नहीं है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का बंधन नहीं है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बंधन केवल किसके यौगिक में पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन केवल किसके यौगिक में पाया? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। आगे, सहसंयोजक यौगिक मुख्यतः किस अवस्था में होते हैं? गैस, द्रव या वाष्पशील ठोस। गैस, द्रव या वाष्पशील ठोस में होते हैं सहसंयोजी यौगिक। जब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रैखिक अक्ष पर एकल बंधन में बंधे हों और यह एक मजबूत बंधन हो तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एकल बंधन सिग्मा बॉन्ड, डबल बंधन पाई बॉन्ड। दो अध्रुवीय अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को वांडर वाल कहते हैं। यह एक कमजोर बंधन होता है जिसका द्रव्यनांक निम्न होता है, जैसे CO2। आगे,
रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकलर ने 1886 में किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बैकलर ने 1886 में, याद रखना है। आगे रेडियो सक्रिय किरणें की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? रदरफोर्ड ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकलर ने और रेडियो सक्रिय किरणें की प्रकृति का अध्ययन रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व है रेडियम। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व है रेडियम। आगे रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है और एक क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10 पर पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। कमाल है, 10 पर पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। आगे रेडियो सक्रियता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? गीगर मूलर काउंटर या गीजर मूलर काउंटर, जीएम से भी बोलते हैं। रेडियो सक्रियता का इकाई है क्यूरी। एक क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10 पर पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। लेकिन रेडियो सक्रियता मापने का यंत्र गीजर मूलर काउंटर या गीगर मूलर काउंटर। अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है? +2 धन आवेश। +2 धन आवेश होता है। अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। बीटा किरण पर आवेश होता है ऋण आवेश। अल्फा पर धन आवेश पॉजिटिव, बीटा पर ऋण आवेश। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां। अल्फा जो है 1/10वां भाग होता है, बीटा 9/10वां। आगे गामा किरण कैसा होता है? यह विद्युत चुंबकीय एवं अनावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। आगे गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग का बराबर होता है, ध्यान रखना है। यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड है और प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड है। जिस तत्व में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से अधिक हो क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय तत्व। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से अधिक हो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। आगे पोलोनियम से यूरेनियम, पोलोनियम 84 यूरेनियम तक के तत्व को क्या कहते हैं? पोलोनियम से यूरेनियम तक के तत्व को, यहाँ पर 92 होना चाहिए, 84 से 92, यूरेनियम 92 होता है। पोलोनियम से यूरेनियम तक के तत्व को क्या कहते हैं? तो ये प्रकृति रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ये क्या होता है? प्रकृति रेडियो सक्रिय तत्व होता है। देखिए यहाँ यूरेनियम 92 है ना, इसलिए तो कुछ त्रुटियों को सुधारते चलना है। प्रकृति रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है पोलोनियम से यूरेनियम तक। आगे कौन सा सक्रिय गैस रेडियो सक्रिय तत्व है? रेडॉन, ये तो पहले भी बता चुके हैं। सूर्य से उष्मा मुक्त होने का क्या कारण होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण सूर्य उष्मा और ऊर्जा देता है। आगे किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व तथा इलेक्ट्रॉन का तत्व क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कमाल है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व तथा इलेक्ट्रॉन का तत्व क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन वियोग तथा इलेक्ट्रॉन का संयोग क्या कहलाता है? अपकरण। समझिए, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व तथा इलेक्ट्रॉन का तत्व क्या कहलाता है? यह ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ क्या बोल रहा है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन वियोग तथा इलेक्ट्रॉन का संयोग क्या कहलाता है? यह अपकरण, रिडक्शन कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ इसको फिर से मैं समझाता हूँ। इसमें लिखना चाहिए किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग जो होता है, यहाँ त्याग वो कहलाता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यहाँ इलेक्ट्रॉन का वियोग या संयोग जिसको कह सकते हैं, ये कहलाता है अपकरण, रिडक्शन। और दोनों अभिक्रिया जब मिल जाता है तो ये काल त्याग और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स जिसमें अपकरण और ऑक्सीकरण दोनों होता है। आगे पढ़िए, कमाल का है। लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटक सेल में कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना, रेडॉक्स अभिक्रिया। हाइड्रोजन कार्बन फास्फोरस को छोड़कर सभी धातु प्राय क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। हाइड्रोजन कार्बन फास्फोरस को छोड़ दें तो सभी धातु ऑक्सीकारक होता है। आगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत अपघटक सेल बैटरी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, यहाँ एक लाइन और आ गया है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण या जल बनाता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण या जल बनाता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को परिवर्तित करता है लाल में। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल में। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। लाल लिटमस को नीला करता है भस्म, नीले को लाल करता है अम्ल। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। भस्म या क्षार उसको बोल सकते हैं आप, यहाँ लिख ही दिया है आगे। भस्म मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है, जबकि आप देखें अम्ल लाल करता है।
उदासीन विलयन pH मान 7 होता है, उदासीन विलयन जल हो गया 7 होगा। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षार। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, भस्म या क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, भस्म जल में घुलकर यह हाइड्रोक्साइड देता है। प्रोटॉन प्रदान करने वाला पदार्थ अम्ल तथा प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ भस्म। एक सिद्धांत किसने दिया था? लाउरी तथा बॉन्स्टेड का सिद्धांत है। लाउरी तथा बॉन्स्टेड ने कहा था कि प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो अम्ल, प्रोटॉन प्रदान कर रहा है वो अम्ल होगा, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है वो भस्म होगा। ये लाउरी और बॉन्स्टेड ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजे का क्वेश्चन आगे पूरा है। कहता है H2O, Al2O3, ZNO इत्यादि कैसा पदार्थ है? उभयधर्मी पदार्थ है जिसमें अम्ल भस्म दोनों के गुण है। अम्ल भस्म दोनों के गुण है। H2O, Al2 जल कभी अम्लीय हो जाता है कभी क्षारीय हो जाता है। Al2O3, ZNO इत्यादि ये सब उभयधर्मी पदार्थ। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है, पहले से जानते हैं। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक दूध से संबंधित जो भी है लैक्टिक, लैक्टोबैसिलस सब आपको लैक्टिक ही है। नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू संतरा साइट्रिक अम्ल। इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। आगे सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। चींटी के डंक, बिच्छू के डंक तथा बिच्छू बूटी नेटॉल में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल या उसी को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। बिच्छू ये सब काटता है तो ये सब फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, आपके शरीर में फूल जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा? ब्यूटेरिक। ऐसे बटर मतलब मक्खन होता है तो ब्यूटेरिक अम्ल। आगे आ जाइए। खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रमशः 3:1 के अनुपात में मिलाने से बनता अम्ल राज, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ले लिया जाए 3:1 में तो ये हो जाएगा जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको 3:1 में लिया जाए मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और ये वाला 1, तो इसे एक्वारेजिया या अम्ल राज कहते हैं। एक्वारेजिया का उपयोग होता है सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में, एक्वारेजिया। आगे बढ़ते हैं भाइयों। 218 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने से परत लोहे को साफ करने मतलब पहले लोहे को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाने से पहले। यह भी एक नया क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट ही है। ये तो हम जानते हैं कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं, यह सद लेपन कहा जाता है, ठीक नहीं, गैल्वेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले उसे साफ किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। 219 कपड़े से जंग के धब्बे हटाने एवं फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल बड़ा इंपॉर्टेंट है। खनिज अम्ल तथा म्यूटेरिक अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे खाना पचाने में काम आता है तो खनिज अम्ल या म्यूरिएटिक अम्ल इसे कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। आगे कहता है भाइयों कांच किसमें घुलनशील है? हाइपोफ्लोरिक अम्ल में। हाइपोफ्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील है। दवा बनाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? बेंजोइक अम्ल को दवा बनाने में उपयोग होता है या खाना को रक्षा करने में बेंजोइक अम्ल। आगे घरों में चूना पोतने, गारा एवं प्लास्टर बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने, जल को मृदु बनाने तथा एसिड के जलन के पर मरहम पट्टी के रूप में किसका उपयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस। कितना चीज उपयोग है देखें। घरों में चूना पोत रहे हैं, गारा में प्लास्टर बना रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। आगे है चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने, जल को मृदु यानी मीठा बनाने, एसिड के जलन पर मरहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम होता है कास्टिक सोडा NaOH। आगे साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है NaOH। बड़ा ही मजेदार हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। पेट की अम्लीयता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में। ऐसे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पहले से वो क्या कर रहा है,
खाना को पचा रहा है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए तो उसे खत्म करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं। किसे रासायनिक पदार्थ का राजा कहा जाता है? रसायन का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। टेबल साल्ट, देखते होंगे होटल में जाते होंगे तो एक टेबल पर नमक का डिब्बा रहता है, तो सोडियम क्लोराइड, नमक सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट कहते हैं इसको। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के अमोनियाकॉल घोल को क्या कहते हैं जिससे चीनी की जांच की जाती है? टॉलेंस रिजेंट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के अमोनियाकॉल घोल को जिससे चीनी की जांच की जाती है टॉलेंस रिजेंट कहते हैं। आगे फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे है सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सबसे प्रबल अम्ल। खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना खाओ बाय बाय कर दो, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने में अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पेट का अम्लीयता दूर करने में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भाई हम लोग करते हैं, और इसका भी बेकिंग सोडा का भी। धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला का सोडियम बाइकार्बोनेट, धोवन का सोडियम कार्बोनेट। इसमें Na2CO3, उसमें था NaHCO3, इसमें Na2CO3 या धोवन सोडा है तो 10H2O होना चाहिए, हाँ 10H2O, इसको सुधार लेना है 10H2O। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस रूप में होता है? कपड़ा धोने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, धोवन सोडा। बारूद बनाने में उपयोग होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? तो pH कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के उल्टा को लॉग निकाल दीजिए तो pH हो जाएगा। और pH स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने 1909 में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जार क्वेश्चन। pH स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने 1909 में। मजा है, आगे देखते तो जाइए। आगे मानव शरीर कितना pH परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 परास के बीच रहता है मानव शरीर का pH मान। आगे बढ़ते हैं। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है। वर्षा जल का pH मान होता है 5.6 से कम, वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम। मुंह का pH मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? सॉरी, वर्षा जल का pH मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा होता है? 5.6 से कम। वर्षा जल का pH मान इतना नहीं होता, बल्कि 5.6 से कम हो गया वर्षा जल का pH मान तो समझ जाइए कि वो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। फिर से इसको क्लियर करते हैं कि वर्षा जल का pH मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा होता है? 5.6 से कम होने पर। मुंह का pH मान कितना से कम होने पर दांत क्षय होता है? 5.5 से कम। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनामल होता है। दांतों का एनामल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसे भी कैल्शियम और फास्फोरस ही शरीर में ज़्यादा होता है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मूत्र का pH मान का एक परास दिया हुआ है 4.8 to 8.4, 4.8 to 8.4 मूत्र का। आगे लार का pH मान 6.5 होता है, लार का pH मान 6.5। दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है, 6.4 ही मैक्सिमम देता है। आगे शराब का pH मान 2.8 होता है। सिरका का pH मान 2.4 होता है। नींबू का pH मान 2.2 होता है। 2 रुपया में 2 नींबू। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र जरूर याद रखना, इसे लिख के 1-2 बार याद रखिए। फिटकिरी को पोटास एलम भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24H2O, K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24H2O फिटकिरी। आगे भी आएगा। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है कॉपर सल्फेट का घोल। आगे आइए, कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का सेटिंग किया गया है। कुछ त्रुटियां कमियां हैं टाइपिंग में, बाकी पूरा क्लियर करते जाएंगे। 1/4 भाग हुआ है, बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिए। रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा मेंटल पेंस आना होगा, दिमाग कहेगा कि ना पढ़ो, फिर भी पढ़ना होगा। आगे, एक ट्रांजिशन धातु यौगिक दृश्य क्षेत्र में बैगनी विकिरण को अवशोषित करता है तो इसका रंग क्या होता है? पीला। क्या होता है?
पीला। ट्रांजिशन धातु जब बैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है तो रंग पीला। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? धनु सल्फ्यूरिक अम्ल। डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होता है सोडियम क्लोराइड, नमक का। किस निष्क्रिय गैस की खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य पर हुआ? हीलियम। कठोरता मापने के लिए किसका उपयोग होता है? मोह मापनी का। आगे पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, HNO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, पर नाइट्रिक बोल दिया तो HNO4, ध्यान रखना HNO4 पर नाइट्रिक। ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्राप्त होता है? मतलब ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण जब हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइकोसॉल, ग्लाइकोलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइकोसॉल, ग्लाइकोलिक अम्ल, इतना प्राप्त होता है ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से बनता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। CSO4 इंटू 2H2O। इसको जब गर्म करके पानी को उड़ा देते हैं तो 2H2O से हाफ H2O हो जाता है। तो एगो याद रखिएगा तो दोनों याद होगा। जिप्सम का सूत्र CSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 हाफ H2O। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, CaOCl2। नीला थोथा का रासायनिक यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। नीला थोथा कॉपर सल्फेट याद रखिएगा CuSO4 5H2O। हरा थोथा फेरस सल्फेट APS, देखते हैं लोहा थोड़ा हरा हरा हो जाता है तो हरा थोथा फेरस सल्फेट APSO4 7H2O। उजला थोथा जिंक सल्फेट ZnSO4। काली चूना या क्विक लाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आगे बढ़िए, सब सूत्र भी याद कर लेंगे, 2-3 बार लिख लिख के याद कर लेना। विट्रियोल का तेल का सूत्र होता है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को ही विट्रियोल का तेल भी कहा जा सकता है। एल्युमिनियम कार्बाइड का अनुसूत्र Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। 1 मोल कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु? तो पीछे भी तो बताए थे कि कार्बन के 12 ग्राम परमाणु में 12 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है, उसे 1 मोल या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। आगे, जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है क्या कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक से अधिक होती है। उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक से अधिक होती है। सभी विस्फोटक पदार्थ की अभिक्रिया द्वारा, किस अभिक्रिया द्वारा? उष्मा शोषी अभिक्रिया द्वारा बनते हैं विस्फोटक पदार्थ। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? चूने के पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। आगे बढ़ते हैं भाइयों, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारक में सांद्रण बढ़ाए तो रासायनिक अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। ताप तथा संस्पर्श क्षेत्र बढ़ाने पर प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। ताप और स्पर्श बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया बढ़ती है, और सांद्रण बढ़ाते हैं तो भी रासायनिक अभिक्रिया बढ़ती है। जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया बढ़ती है घटती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट। देखते हैं, कहते हैं उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया या तो बढ़ेगा या घटेगा। किसी ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है जाइमेज एंजाइम द्वारा। किस ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं? जाइमेज एंजाइम द्वारा। कोयला के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पानी से। आगे बढ़िए, और कमाल है, फिजिक्स वाला से मिलता जुलता क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऑब्जर्व किया जाता है फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किस में? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करने पर एक अजीब सी दुर्गंध आती है क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है अमोनिया यानी NH3 का निर्माण किस विधि से? हैबर विधि द्वारा होता है। अमोनिया का निर्माण करने की विधि हैबर विधि। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि से? ओसवाल्ड विधि। अमोनिया हैबर विधि, नाइट्रिक अम्ल ओसवाल्ड विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि? संस्पर्श विधि। संस्पर्श विधि। तो अमोनिया हैबर विधि, नाइट्रिक अम्ल ओसवाल्ड विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल संस्पर्श विधि। विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर। विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन किस पर संचित रहती है? एनोड पर। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन किस पर संचित होती है? एनोड पर।
संचारक सेल एवं शुष्क बैटरी सेल में कार्य शक्ति किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। संचारक सेल एवं शुष्क बैटरी सेल में कार्य शक्ति किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और मैं आपको बताते चलूं कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन करके भी आप पीडीएफ प्राप्त करिए और रेगुलर इसका 3, 4, 5, 6, 10 बार रिवीजन करिए, क्योंकि आने वाला सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पूरा जड़ है ये, और जम के शेयर करिए, आग के तरफ फैलाइए। आगे है संचारक सेल एवं शुष्क बैटरी सेल में कार्य शक्ति किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अम्ल, क्षार तथा लवण का जलीय घोल प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक। विद्युत अपघटन के दौरान ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। विद्युत अपघटन के दौरान ऑक्सीकरण एनोड पर। विद्युत अपघटन का नियम दिया था फैराडे ने। फैराडे का प्रथम नियम है इलेक्ट्रॉन में जमा पदार्थ का द्रव्यमान उससे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। फैराडे के प्रथम नियम है कि इलेक्ट्रोड में जमा पदार्थ का द्रव्यमान उससे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? धातु के क्षय होने से बचाने एवं सुंदरता बढ़ाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन। आगे है सोडियम का निष्कर्षण किसके विद्युत अपघटन द्वारा होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड। द्रवित सोडियम क्लोराइड के अपघटन में सोडियम का निष्कर्षण होता है। 1 फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब। सभी विद्युत रासायनिक क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक क्षेत्र में रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जिंक का परत, गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, पहले भी मैं बता चुका हूं। आगे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? कैथोड पर। इलेक्ट्रोलिसिस में तांबा को शुद्ध किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा, तो तांबा जमा होता है कैथोड पर। इथेन गैस का स्वाद मीठा होता है। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। आगे किसी बिलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम। किसी बिलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम। बिलियन कैसा होता है? स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। किसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण सार्वत्रिक विलायक होता है? जल। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है, इसलिए सार्वत्रिक विलायक होता है। थैलियम में पारा का विलयन किसका उदाहरण है? ठोस में द्रव। थैलियम में पारा का विलयन ठोस में द्रव। देखिए थैलियम ठोस है और उसमें पारा का विलयन, तो ठोस में द्रव। वायु में आयोडीन का विलयन, तो वायु गैस, आयोडीन ठोस है, तो गैस में ठोस, गैस में ठोस। ऐसे भी तोड़ के याद रह जाएगा। आगे विलायक का उपयोग किस रूप में किया जाता है? औषधि का निर्माण में, निर्जन धुलाई, इत्र निर्माण एवं अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थों में भी विलायक का प्रयोग किया जाता है। आगे किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय पदार्थ या विलायक में विलेयता कहते हैं। किसी निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा जो होता है तो उसके विलायक को विलेयता कहते हैं। आगे किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता किस पर निर्भर करती है? विलायक तथा विलेय की प्रकृति, ताप एवं दाब पर। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता किस पर निर्भर करती है? विलायक तथा विलेय की प्रकृति, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से सामान्यतः क्या होती है? बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से सामान्यतः बढ़ती है, जबकि क्या बोलता है? गैसों की विलेयता द्रव तथा ठोस में ताप बढ़ने पर घटती है। दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, लेकिन गैसों की विलेयता द्रव और ठोस में यदि हो तो वो घटेगी, लेकिन दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता बढ़ती है। कार्बनिक यौगिक किसी कार्बनिक घोल में घुलनशील होता है परंतु अकार्बनिक घोल में नहीं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक में घुलनशील होता है परंतु अकार्बनिक घोल में नहीं। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसे आंखों से देखा जा सकता है, छन्ना पत्र से छाना जा सकता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कमाल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते जाओ। नदी की गंदा पानी, वायु में धुआं किसका है? निलंबन का उदाहरण है।
नदी के गंदा पानी, वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10 पर पावर -5 सेंटीमीटर से 10 पर पावर 7 सेंटीमीटर। इसे सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। आगे, दूध, धुआं, गोंद, बादल, यहाँ बादल होना चाहिए। दूध, धुआं, गोंद, बादल, रक्त, मक्खन, स्याही, ये कोलाइड का है। किसका उदाहरण है? कोलाइड का। दूध, धुआं, गोंद, बादल, रक्त, मक्खन, ये सब कोलाइडी विलयन है। आगे, रबर के दस्तानों का निर्माण रबर सोल से किस विधि द्वारा होता है? विद्युत लेपन विधि द्वारा। ठोस द्रव में प्रक्षेपित होते हैं। विद्युत लेपन, यहाँ लेपन विधि द्वारा। जेली एवं जिलेटिन किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो जेल कोलाइड, ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित जिसमें फॉलो नहीं होता है। जेली और जिलेटिन जो होता है जेल कोलाइड इसको कहते हैं। कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? एरोसोल कोलाइड। कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? एरोसोल, द्रव या ठोस कणों का गैस में प्रक्षेपण होता है कोहरा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द्रव प्रक्षेपण का माध्यम जल, तो कोलाइड को क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल। द्रव प्रक्षेपण का माध्यम यदि जल हो तो उस कोलाइड को हाइड्रोसोल कहते हैं। द्रव प्रक्षेपण का माध्यम जल हो तो उसे हाइड्रो, ऐसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। हाइड्रो आ गया तो जल से ही उसको संबंधित किया जाता है। तो जब प्रक्षेपण का माध्यम जल हो तो हाइड्रोसोल, जब प्रक्षेपण का माध्यम बेंजीन हो तो बेंजोसोल। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। दूध क्या है? प्राकृतिक पायस। पेंट क्या है? कृत्रिम पायस। पायसी कारकों को प्रयोग किस रूप में करते हैं? एस्को के सांद्रण के रूप में। एस्को के सांद्रण के रूप में पायसी कारकों का उपयोग करते हैं। कॉड लीवर, कॉड लीवर कहते हैं मछली का लीवर एक होता है। कॉड लीवर तेल साबुन एवं डिटर्जेंट कैसा कारक है? पायसी कारक ये भी है। कॉड लीवर तेल साबुन एवं डिटर्जेंट। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से शुद्ध करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, डायलिसिस। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से शुद्ध करने की प्रक्रिया को अपोहन। किडनी रोगी का जो रक्त होता है अपोहन डायलिसिस से ही ठीक किया जाता है। ब्राउनी गति क्या है? तो कोलाइडी विलयन के कण के भगाने की गति क्या है? कोलाइडी विलयन के कण के भागने की गति है जो ब्राउनी गति है। ब्राउनी गति किस पर निर्भर करती है? श्यानता एवं ताप पर। श्यानता एवं ताप पर। गंदा पानी को साफ करने के लिए उसमें मिलाया जाता है फिटकिरी, और फिटकिरी का पीछे ही मैं सूत्र बता चुका हूँ, K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24 H2O, याद रखना है। शरीर के कटे हुए भाग पर रक्त स्त्राव को रोकने के लिए FeCl3 लगाया जाता है। फेरस क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। शरीर के कटे हुए भाग पर रक्त स्त्राव को रोकने के लिए FeCl3। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है टिंडल प्रभाव के कारण। आकाश का नीला रंग होता है टिंडल प्रभाव के कारण। वैसे तो हम सभी जानते हैं प्रकीर्णन के कारण, लेकिन एक प्रभाव भी टिंडल प्रभाव, याद रखना है। ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, इसलिए इसकी मोलारता घटती है। ताप बढ़ने पर एक मोलारता होता है, एक मोलालता होता है, याद रखिएगा। ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, इसलिए मोलारता घटती है। ताप के परिवर्तन होने पर विलयन की मोलारता में क्या परिवर्तन होता है? ताप के परिवर्तन पर इसकी मोलारता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से इसके पहले वाला देखते हैं। ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, इसलिए इसकी मोलारता घटती है। आयतन बढ़ता है ना, तब मोलारता घटती है, लेकिन आयतन में जब कोई परिवर्तन ना हो तब यह क्वेश्चन बन गया कि ताप के परिवर्तन होने पर विलयन की मोलारता में क्या परिवर्तन? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे, ताप बढ़ने पर विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? घटती है। ताप बढ़ने पर विलयन की नॉर्मलता घटती है। विलयन की मोलारता क्या होता है? ताप बढ़ने पर विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? घटती है। नॉर्मलता की बात है। विलयन की मोलारता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। आप समझिए कि मोलारता क्या होता है? मोलारता होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। और विलयन की मोलालता क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन की द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000। फिर से ये दोनों समझिए, बड़ा ही मजेदार है। एक होता है विलय की मोलारता, ये होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। एक होता है विलयन की मोलालता, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में और गुना 1000 भी करना है। उसको केजी में बदलने के लिए ऊपर चल जाता है। आगे कहता है कि सभी कार्बनिक यौगिक प्राय किसमें अघुलनशील होते हैं? जल में। कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलते। आगे,
आवर्त सारणी के वर्ग 5A या वर्ग 15 बोल सकते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जितने भी हैं को क्या कहते हैं? इसको निकोजेंस कहते हैं, मतलब खाद बनाने वाले। पीछे भी आपको बोले थे खाद बनाने वाले निकोजेंस। आगे आर्सेनिक तथा एंटीमनी क्या है? उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन द्रव्यमान के विचार से एवं आयतन के विचार से क्रमशः, तो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं 78%, लेकिन यदि द्रव्यमान के विचार से पूछे तो 75%। याद रखना है, जहर क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट फंसाने वाला। कहता वायुमंडल में नाइट्रोजन यदि द्रव्यमान के विचार से देखा जाए तो 75%, आयतन के विचार से देखा जाए तो 78%। याद रखना। नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक तत्व है? प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल का आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा गैस है? रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, ना तो दहनशील ना ही दहन का पोषक है। आगे दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। HNO3 प्रबल अम्ल है। TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून पिक्रिक अम्ल, नाइट्रोग्लिसरीन तथा डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सब विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको प्रबल बोला गया है। फास्फोरस प्राय चट्टानों तथा मिट्टी में फॉस्फेट के रूप में, किंतु जीवित प्राणियों में यह किस रूप में होता है? फॉस्फोलिपिड के रूप में। जीवों में हड्डी एवं दांतों का आवश्यक अवयव फास्फोरस होता है। फास्फोरस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, 2 प्रकार के। आगे और पढ़ो फास्फोरस का कमान। कौन सा फास्फोरस अधिक क्रियाशील एवं कम अस्थायी होता है? श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, कम अस्थायी होता है, जल्दी क्रियाशील कर लेता है। कौन सा फास्फोरस कम क्रियाशील एवं अधिक अस्थायी होता है? लाल फास्फोरस। आगे श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र P4। कौन सा फास्फोरस विषैला होता है? श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस का विशिष्ट घनत्व 2.1, जबकि श्वेत फास्फोरस का विशिष्ट घनत्व 1.1। याद रखिएगा, लाल फास्फोरस का विशिष्ट घनत्व 2.1, श्वेत फास्फोरस का 1.1। कौन सा फास्फोरस मोम जैसा मुलायम होता है? श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ अभिक्रिया करके एक जहरीला गैस बनाता है फॉस्फीन। फॉस्फीन PH3। देखिए कमाल का क्वेश्चन आ गया। लाल फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ अभिक्रिया करके एक जहरीला गैस बनाता है फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस का उपयोग किस रूप में होता है? होमस सिग्नल्स के रूप में। होमस सिग्नल्स के रूप में। आगे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O3 ठंडा जल में घुलकर क्या बनाता है? फास्फोरस अम्ल बनाता है। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ठंडा जल में घुलकर क्या बनाता है? फास्फोरस अम्ल H3PO4। आगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P4O10 एवं कैसा होता है? रवेदार। क्या बोल रहा है? फास्फोरस पेंटॉक्साइड कैसा ठोस होता है? रवेदार होता है। यहाँ कुछ छूट गया है, रवेदार होता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड कैसा ठोस होता है? कैसा? रवेदार ठोस होता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल H3PO4। ऑर्थे फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरस पेंटॉक्साइड जल में घुलकर ऑर्थे फास्फोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अगला कहता है लाल फास्फोरस गंधहीन, किंतु श्वेत फास्फोरस गंध कैसा होता है? लहसुन जैसा। लाल फास्फोरस गंधहीन होता है, श्वेत फास्फोरस का गंध लहसुन जैसा होता है। बहुत दिनों तक फास्फोरस के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? फोसी जॉब। जबड़े की हड्डी सड़ जाती है, फॉसी जॉब कहते हैं। फॉसी जॉब, जबड़े की हड्डी, जॉ मैंने जबड़ा होता है, फॉसी जॉ, जबड़े की हड्डी सड़ जाती है फास्फोरस के कांटेक्ट में रहने पर ज्यादा दिन तक। आगे कहता है NPK खाद में क्या मिला होता है? तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, N नाइट्रोजन P फास्फोरस के पोटेशियम, उसका सिंबल दिया हुआ है। आवर्त सारणी के वर्ग 6A यदि बोलता है तो 16 हो जाएगा। के तत्व सही में 16 ही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेनियम, पोलोनियम को क्या कहते हैं? ये चैल्कोजेंस अयस्क, पीछे ही बनाए थे अयस्क बनाने वाले, चैल्कोजेंस कहते हैं। आवर्त सारणी वर्ग 6 या 16 इसको बोल सकते हैं, 6A या 16 के तत्वों को चैल्कोजेंस अयस्क बनाने वाले। पोलोनियम एक कैसा धातु है? रेडियो सक्रिय धातु है पोलोनियम। पोलोनियम से यूरेनियम रेडियो सक्रिय धातु आपको बताए थे। आगे आयतन एवं भार के विचार से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्रमशः क्या होती है?
21 से 23%। मतलब आयतन के विचार से ऑक्सीजन 21% और भार के विचार से ऑक्सीजन है 23%। आयतन और भार के विचार से वायु में आयतन के विचार से ऑक्सीजन 21%, ऐसे भी 21% ही जानते हैं, लेकिन भार के विचार से 23%। कमाल है। आगे पढ़ो। ऑक्सीजन O2 कैसा गैस है? तो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन। रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन। ओजोन O3 ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है। ओजोन यानी O3 क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन को हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कृत्रिम श्वसन में। ऑक्सीजन को हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है, या तो गोताखोर भी ऑक्सीजन हीलियम मिलाकर ले जाता है। आगे, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग होता है? द्रवीभूत ऑक्सीजन का। द्रवीभूत ऑक्सीजन का रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। वेल्डिंग के काम में ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में होता है? ऑक्सी एसिटिलीन। मतलब एसिटिलीन के साथ ये ऑक्सी एसिटिलीन बना देता है, वेल्डिंग होता है। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है? पीला फास्फोरस। ऐसे तो बोले सर लाल फास्फोरस आपने बताया और श्वेत फास्फोरस, ये पीला फास्फोरस श्वेत का ही एक भाग हो गया। तो कौन सा फास्फोरस जल उठता है? श्वेत फास्फोरस भी इसको बोल सकते हैं, पीला फास्फोरस भी बोला जाता है। तो ये वातावरण में जल उठता है, इसलिए इसको रखा जाता है आपको ऐसा, जहां से कि ये अभिक्रिया ना करे। आगे, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O पिला देगा तो जीवन भर हंसते रहो। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में। श्वेत फास्फोरस, देखिए श्वेत फास्फोरस वही बताए थे ना कि वो जल उठता है, उसी को पीला फास्फोरस कहते हैं, इसलिए इसको जल में। आगे, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। आगे बढ़ो। आगे, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में होता है? प्रशीतक के रूप में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा में भी द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। प्रशीतक के रूप में और निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा में। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अपवाद है ये सब, CO, H2O, N2O तथा NO, ये अपवाद है। बाकी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर तथा किस मंडल में है? तो ओजोन परत तो ओजोन स्फीयर या समताप मंडल में भी ओजो स्फीयर बोल सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल में है। 32 से लेके है हम लोग का कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक है ओजोन स्फीयर। आगे बढ़ते हैं। 387 पहुंच गए, जल्द ही 1000 पहुंचेंगे। बस कंसंट्रेट बना के रखिए, एकदम हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको। जल के शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ओजोन, O3। आगे, ओजोन का प्रयोग शुद्धिकरण में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने में कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में ओजोन कैसे? तो ऑक्सीजन गैस से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ओजोन बनता है। ओजोन यानी O3 कैसी गैस है? तो हल्का नीला रंग एवं सड़ांध गंध वाली गैस है ओजोन, सड़ांध गंध वाली। आगे है, ओजोन जल में कम घुलनशील परंतु कार्बनिक घोल में होती है अधिक घुलनशील। ओजोन जल में कम घुलनशील होता है, कार्बनिक अम्ल में ज्यादा घुलनशील होता है। ओजोन गैस का उपयोग किस रूप में होता है? तेल, मुलायम धागा, हाथी दांत आदि प्रयोग के विरंजक चूर्ण में। कहता है पदार्थों के विरंजक चूर्ण में ओजोन गैस का उपयोग होता है। तेल, मुलायम धागा, हाथी दांत आदि पदार्थों के विरंजक चूर्ण में। आगे कहता है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से कौन रोकती है? ओजोन गैस। पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? फ्रियॉन यानी CFC भी निकलती है, वही उसी को फ्रियॉन कह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो ओजोन को क्षय करता है। आगे, ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन होता है प्रामैग्नेटिक। आगे आ जाइए। ऑक्सीजन अणु कैसा होता है? द्विपरमाणविक। ऑक्सीजन अणु होता है द्विपरमाणविक। ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन किस विधि से होता है? ब्रिन्स की विधि। कमाल है, याद रखिएगा, ब्रिन्स की विधि से ऑक्सीजन बनता है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक? वही स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। आगे, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत में कौन सा तत्व सर्वाधिक है? तो ऑक्सीजन 46.60%, पीछे भी बताए थे। सल्फर मुक्त अवस्था में किस क्षेत्रों में पाया जाता है? ज्वालामुखी क्षेत्रों में सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फर
संयुक्त अवस्था में सल्फाइड एवं सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सल्फर के मुख्य अयस्क का नाम जिंक ब्लेंड हो गया, सिनेबार हो गया। सिनेबार पारा का भी अयस्क है लेकिन सल्फर का भी अयस्क है। आयरन पायराइट भी हो गया, ये भी है। जिंक ब्लेंड भी हो गया, आपका सिनेबार हो गया, आयरन पायराइट, ये सभी सल्फर के मुख्य अयस्क हैं। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? तो वर्ग 4 है, पी ब्लॉक है, 14 जिसको बोल सकते हैं, 14, ठीक है ना। पी ब्लॉक ऐसा दे दिया है। आगे देखते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जबकि कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होता है। किसने यह बताया कि कार्बन क्या होगी कि हेमोलोगस सीरीज होती है? कैकुले ने। किसने बताया था कार्बन यह होगी कि हेमोलोगस सीरीज होती है? कैकुले। वैसा पदार्थ जिसका रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाता है? रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाता है। अपरूप। कार्बन के कितने मुख्य अपरूप होते हैं? 2, हीरा और ग्रेफाइट। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है भाइयों कार्बन। हीरा होता है ताप एवं विद्युत का कुचालक। कौन? ना तो द्रव में घुलता है ना ही अम्ल, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हीरा पर। आगे हीरा का अपवर्तनांक 2.4 भी देता है, 2.417 भी देता है। 2.4 याद रखिएगा। किसके कारण हीरा चमकता है? ये तो पूर्णांतरिक प्रवर्तन फिजिक्स में ही पढ़े। आगे हीरा पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर कैसा रंग प्रदर्शित करता है? हरा रंग। हीरा पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर हरा रंग। शुद्ध हीरा कैसा होता है भाइयों? पारदर्शक एवं रंगहीन। पारदर्शक एवं रंगहीन। काला हीरा को क्या कहते हैं? बोर्ट कहते हैं। बोर्ट, काला हीरा। आगे काले हीरे का उपयोग किस रूप में होता है? शीशा काटने में काले हीरे का प्रयोग होता है। कार्बन के मुख्य कितने समस्थानिक होते हैं? C12 C14। C12 C14 कमाल करते हैं। आगे C14 को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय समस्थानिक। रेडियो सक्रिय समस्थानिक। कितने कार्बन के परमाणु षटकोणीय परतों में व्यवस्थित होते हैं? ग्रेफाइट। यहाँ षटकोणीय होना चाहिए, सद नहीं, षटकोणीय। किसके कार्बन के परमाणु षटकोणीय परतों में व्यवस्थित होते हैं? मतलब इसका बनावट षटकोणीय होता है, ग्रेफाइट। किसके कार्बन परमाणु की संख्या समचतुष्फल फलकीय होते हैं? हीरा। तो षटकोणीय होते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि हीरा के 2 अपरूप, कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है षटकोणीय परत वाला होता है, और ये जो होता है समचतुष्फलकीय वाला होता है, हीरा, डायमंड। काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। आगे ग्रेफाइट ताप तथा विद्युत का सुचालक, परंतु हीरा कुचालक। ग्रेफाइट हीरा से हल्का होता है, इसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 2.25। हीरा का विशिष्ट घनत्व 3.5। आभूषण बनाए जाने वाले हीरा का रंग रंगहीन होता है। कमाल है। कार्बन के शुद्धतम रूप को हीरा कहते हैं, एकदम शुद्धतम रूप ही हीरा होता है। आगे ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल का रंग, पेंसिल तथा रंग बनाने में। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल बनाने में, रंग बनाने में। आगे बढ़ो भाइयों। मशीन के पार्ट पुर्जा में भी और स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीजों को रंगहीन बनाने के लिए एनिमल चारकोल मिलाया जाता है। आगे कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं तथा दूसरा प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम। फिर से कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं तथा दूसरा प्राकृतिक स्रोत इसका क्या है? पेट्रोलियम या कच्चा तेल। कार्बन हाइड्रोजन के मिश्रण हाइड्रोकार्बन कहते हैं तथा दूसरा प्राकृतिक स्रोत इसका जो है पेट्रोलियम, जिसको कच्चा तेल कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ एल्केन होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आगे द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन, CnH2n। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्काइन, CnH2n-2। आगे आइए। सबसे सरलतम एरोमेटिक कार्बन क्या है? बेंजीन है, C6H6। बेंजीन की खोज कब की गई? 1825 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया। जब एक ही यौगिक 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण। क्या कहते हैं? बहुलकीकरण। और मजेदार,
बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर तथा उत्पाद को क्या कहते हैं? पॉलीमर। मोनोमर, पॉलीमर। स्टार्च में सेल्यूलोज किसका उदाहरण है? प्रकृति बहुलक का उदाहरण है। पॉलीएस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सभी किस प्रकार के प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। कैसे प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। आगे बढ़िए। एथिलीन, एथिलीन, तो एथिलीन के बारे में कह रहा है। एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है पॉलीथीन। कमाल हो गया, पॉलीथीन बन गया। पॉलीथीन का उपयोग किस रूप में होता है? तार का ऊपर का आवरण बना होता है, पैकिंग थैलियां बनी होती है, देखे होंगे, सब्जी लाते हैं। आगे खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका उपयोग होता है? पॉलीथिलीन। बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है, बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट। आगे बेकलाइट तथा मेलामाइन किस प्रकार के बहुलक हैं? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। बेकलाइट का उपयोग किस रूप में होता है? रेडियो टेलीविजन के केस एवं रेडियो टेलीविजन के केस एवं बाल्टी बनाने में। रेडियो टेलीविजन के कवर होता है और बाल्टी बनाने में होता है, ठीक है ना, इसे बोल सकते हैं आप। आगे टेफ्लॉन प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ना चिपकने वाली कड़ाही में किसका उपयोग होता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। आगे रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति रबड़, संश्लिष्ट रबड़, प्रकृति रबड़, संश्लिष्ट रबड़। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन यह थर्मोप्लास्टिक है। प्रकृति रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। प्रकृति रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, बल्कनीकरण। बल्कनीकृत रबड़ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? दस्ताना या रबड़ हैंड के रूप में, दस्ताना या रबड़ बैंड के रूप में जिसको कहते हैं। बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडीथर ने किया। चार्ल्स गुडीथर ने बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडीथर ने। आगे रबड़ आसानी से किस में घुलता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। रबड़ आसानी से घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड में। प्रकृति रबड़ मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। प्रकृति रबड़ मुलायम होता है, उसको कठोर बनाना है तो कार्बन मिला। नायलॉन किस प्रकार के रेशे का उदाहरण है? पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का उदाहरण नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन है तथा इसका निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन, 1935 में। नायलॉन रेशे का उपयोग किस रूप में होता है? जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बनाना, पैराशूट के कपड़ों में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी इत्यादि में नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन। रेयॉन का उपयोग किस रूप में करते हैं? कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, लिंट या जाली बनाने में। पॉलिस्टर का उपयोग किस रूप में होता है? कपड़ा बनाने में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अडिग समन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में, हौज पाइप बनाने में भी प्रयोग किया जाता है पॉलिस्टर का। आगे आइए। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? परभाजी आसवन। कच्चे पेट्रोलियम को परभाजी आसवन। पेट्रोलियम के उत्पाद में बचे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलतार। पेट्रोलियम के उत्पाद में बचे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलतार। ठोस, यहाँ ठोस लिखा गया। ठोस कपूर के बाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये तो आप पहले ही जानते हैं। दूध से दही बनना किण्वन कहलाता है, किण्वन। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से, ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की अस्फोटरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? टेट्राएथिल, टेट्राएथिल सीसा। आगे बढ़ते हैं। आगे है विमानन गैसोलीन में पेट्रोल के हिमी भवन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकॉल। क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकॉल। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद क्या होता है? पैराफिन। पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद होता है, मतलब उससे उत्पादित होता है पैराफिन। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन होता है। क्या होता है? ऑक्टेन। आगे बढ़ते जाओ। गोबर गैस, प्रकृति गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट किस कारण से होता है? हवा के साथ मीथेन के मिलने से खदानों में विस्फोट होते हैं।
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होता है। प्रशीतक फ्रीऑन का अन्य नाम क्या है? डाईक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रीऑन का अन्य नाम है डाईक्लोरोमीथेन। प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस, मीथेन को ही कहते हैं। आगे बढ़िए भाइयों, 500 पहुंचने ही वाले हैं। गैस बेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 को जल से उपचारित करने पर क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग किया जाता है। CFC का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ो, मेथिल अल्कोहल CH3 को और क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट। CFC को कहा जाता है वुड स्प्रिट। बायोडीजल के उत्पाद में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन बायोडीजल के उत्पाद में। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है? पूर्तिरोधी के रूप में। आयोडोफॉर्म का प्रयोग होता है पूर्तिरोधी के रूप में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन, या सीधे इसको क्लोरोएसिटोफिनॉन भी याद रखना है, अश्रु गैस। खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का। आगे बढ़ते हैं, नेफ्थलीन होना चाहिए का मुख्य स्रोत कोलतार होता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोलतार होता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे 494 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। क्या है? मोम क्या है? मोम एक एल्डिहाइड है। मोम एक एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। फलों में फ्रक्टोज पाए। क्वेश्चन नंबर 95, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। फलों में फ्रक्टोज पाए जाते हैं, इसलिए वो मीठे होते हैं। आगे, एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए? तो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, उसमें मान उच्च हो, जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। यह अच्छे ईंधन का गुण हो गया। किसका उसमें मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का उसमें मान सर्वाधिक होता है, इसलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। अब हम लोग 500 तक पहुंचने वाले हैं और आज के क्लास में 500 ही देख लीजिए। 499 भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, कोक। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल, ईंधन, अल्कोहल। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 500 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको PDF एक ही में मिल जाएगा, लेकिन अगला क्लास में, ताकि क्लास लंबा न हो, और जल्द ही इसके बाद ताबड़तोड़ आपको वो क्लास मिल ही जाएगा। इसे आप 2 से 3 बार देख लें एग्जाम के पहले। सर्वाधिक उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 95% होता है। एंथ्रासाइट है सर्वाधिक उत्तम कोटि का कोयला। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें 500 प्रश्न और बचे हुए हैं जो आपको निश्चित रूप से क्लियर करवाए जाएंगे, और आप अधिक से अधिक बार इसको देखकर क्लियर कर लें। जितना बार आप प्रैक्टिस, क्योंकि लास्ट में जितना भी अधिक से अधिक फार्मूलाज हैं, रासायनिक नाम है, तो और सभी मजेदार जितने हैं सभी इसमें बेटर ढंग से शुद्ध करके दिया गया है। तो 500 क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि जम के शेयर करें कि भी बच्चे वंचित न रहे। पुस्तकों को चाट जाओ, ये 3200 2700 संपूर्ण सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में देखें। इसके लिए 199 पेड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जरूर इंस्टॉल करें। ये दोनों का भी सॉल्यूशन ताबड़तोड़ होगा, और इसका भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रहा हूं। तो बेहतर तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़े हैं और इसे अधिक से अधिक फैलाएं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।